नमस्कार सभी को। हाजिर है हम एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने सकारात्मकता के बारे में बात की थी कि किसी भी एग्ज़ाम के प्रति हमारा सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर सकारात्मकता नहीं होगी तो हम कितनी भी तैयारी कर लें, कैसी भी तैयारी कर लें, हम लोग सफल नहीं हो सकते। और सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए सकारात्मकता। दूसरे नंबर पर जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए दृढ़ निश्चय। तो जब हमारे ये दो चीज़ें होंगी तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब भी हम लोग तैयारी शुरू करने वाले होते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम लोग तैयारी कैसे करें या तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग तैयारी जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज़ देखनी चाहिए वो है समय, टाइम, कि हमें अपनी तैयारी को कितना टाइम देना है। अब टाइम वो घंटों का भी है, दिन का भी है, महीनों का भी है, कब से शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है, कैसे, वो सब टाइम के अंदर ही आता है। तो आप लोगों को अपना टाइम डिसाइड करना है कि आपको अपनी तैयारी के लिए कितना टाइम देना है। जैसे कुछ लोग नियम बना लेते हैं कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी पढ़ना है। कितना टाइम देना है कि मतलब कि मैं 1 महीने में अपनी तैयारी कर लूँगा, 1.5 महीने में कर लूँगा, या आज से शुरू करूँगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, तब तक तैयारी करनी है। तो टाइम आप लोगों को देना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा कि जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मैं मैथ्स में ज़ीरो था। मैथ्स मुझे नहीं आती है, बहुत कम, कि तो उस टाइम पर ऐसा था कि भाई कैसे तैयारी होगी। तो मैंने टाइम दिया अपनी मैथ्स को सबसे ज़्यादा। मैंने कोचिंग की और 1 साल लगातार कोचिंग की, सिर्फ मैथ और रीजनिंग की। बाकी सब्जेक्ट आपस में हम लोग दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया करते थे, या अपने घर में डिस्कस कर लिए, अपने भाई के साथ, सिस्टर के साथ, भाभी के साथ, इन सभी लोगों के साथ। लेकिन मैथ मेरा कमज़ोर था तो मैंने मैथ्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया। मैंने कोचिंग की और एक ही कोचिंग को, एक ही सिलेबस को मैंने 3 बार किया। कुछ लोगों ने, कुछ मेरे दोस्त भी थे जिनमें कुछ और भी लोग थे कि यार क्या बार बार वही चीज़ें तो पढ़ रहे हो। लेकिन मुझे पता था कि वो मेरा वीक पॉइंट है और मुझे इसी को हराना है, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं या इसी को पास करना है। तो जो हमारा वीक पॉइंट है उसको मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया। तो वही चीज़ आपके साथ होनी चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को, अपने तैयारी को कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग तैयारी शुरू करें तो हमें अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। अब सिलेबस का पता होने से हमें एक ये फ़ायदा होगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करेंगे, एक सही दिशा में तैयारी करेंगे। अगर सिलेबस का अगर आप लोगों को पता नहीं है, पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी हालत पता कैसी होगी? आपकी हालत ऐसी होगी कि आप एक खुले समुद्र में एक छोटी सी नाव में बिना पतवार के साथ हो। अब वो हवा की झोंके के साथ इधर जा रही है, उधर जा रही है, जैसे जा रही है, कभी लहरों से टकरा रही है, जो भी हो रहा है वो उस तरह की स्थिति हमारे साथ हो जाती है। तो अगर हमें अपने सिलेबस का अगर पता है तो सिलेबस का पता होने से क्या होगा कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि खुले समुद्र में नौका भी है, पतवार भी है और हमारे पास एक सही दिशा भी है कि हमें सिर्फ ये टॉपिक करने हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स के कुछ चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है, और एज है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड डिस्टेंस है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, इस क्वेश्चन के कम से कम 4 टाइप्स हैं। पहला नॉर्मल, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, इस तरह से 4 टाइप है। हमारे पीआरटी में पहले वाले 2 ही आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, आखिरी वाले 2 भी करते रहते हैं ट्राई। अबे भैया, हमारे तो पहले 2 ही आने हैं, हम आखिरी के 2 क्यों करें? अब वो आखिरी के 2 करने से क्या होता है कि वो हमें चैप्टर समझ में नहीं आता, हार्ड लगने लग जाता है, हम उस चैप्टर को छोड़ देते हैं या हमारा टाइम खराब होता है। तो हमें अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आना है। हम मैथ्स का सिलेबस पता लगा सकते हैं आराम से कि भाई हाँ, 7-8 चैप्टर जो हैं उन चैप्टर में से आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर उसके बाद परसेंटेज है, फिर उसके बाद एज है, फिर उसके बाद टेक्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है। इन तरह ये 5-7 चैप्टर हैं जो बहुत इजी चैप्टर्स भी हैं। हम उनमें से आराम से अपने नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जीके है, जीके में करंट में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से हमें पता है। हिंदी तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक होती है, सभी बच्चों की 15-12, 15-15, 17 नंबर आराम से ईजी से हम लोग गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें सिलेबस सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि हम
किसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। फिर तीसरी बात कि जब हम लोग तैयारी करें तो हम अपने पहले पार्ट की जो तैयारी है वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आप पहले पार्ट में अगर अच्छे नंबर गेन कर लेते हो, देखिए मैंने जो अपना लक्ष्य बनाया था, मैंने ये सोचा था कि मेरे 55 से 60 के बीच में अगर पहले पार्ट में नंबर आ जाएंगे तो मैं लगभग इतने ही नंबर सेकंड पार्ट में ले आऊँगा और सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से जब मैंने तैयारी करी तो ऐसा ही हुआ कि पहले पार्ट में मेरे लगभग 52-53 नंबर के आसपास थे और इतने ही सेकंड पार्ट में भी थे, तो मेरा सिलेक्शन इजीली हो गया। ठीक है, और अगर आप लोग भी ऐसे कोशिश करो कि पहले पार्ट में आप लगभग 70-75 नंबर की तैयारी करो, जिसके अंदर ऐसे तैयारी करो कि हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट होता है, उसमें आप लोग 18-20 नंबर आराम से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में आप ये देखिए कि 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, टाइप बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, थोड़ा सा ये होता है कि बस, लेकिन वो चैप्टर वही आते रहते हैं। ठीक है, आप उन 7-8 चैप्टर को तैयार करोगे तो लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों के कम से कम 18 के आसपास, 15 से 18 के नंबर होने चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग के मिला के आपके लगभग 30 से और 32-33 के आसपास नंबर हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसी हिसाब से अगर 12-15 नंबर आप लोग, अगर 12 के आसपास अगर मैथ्स में अगर आप लोग ले आते हो, 12 नंबर मैथ्स में आ जाते हैं आप लोगों के, तो लगभग 33 नंबर वहाँ हो गए थे और 12 नंबर वहाँ हो जाते हैं, तो 33 और 12 आपके लगभग 45 नंबर ये हो जाते हैं। अब 2 सब्जेक्ट यानी कि 40 नंबर बचे हैं। अब 40 में से आप जितने आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, 20 भी आ जाएँ, 25 भी आ जाएँ, वो आपको बेनिफिट आराम से देंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर डीएसएसबी का अगर पैटर्न देखा जाए, एक पेपर था पोस्ट कोड 7009, उसका पेपर भी बहुत साइकोलॉजी के मामले में बहुत हार्ड आया था, मतलब पता ही नहीं चल पाया था साइकोलॉजी उसमें कहाँ से है। यानी कि उसमें तो बाद में ये हुआ था कि उस एग्ज़ाम में मेरिट जो लिस्ट थी, यानी कि जो हमारी कट ऑफ रखी जाती है, यानी कि जो पासिंग क्राइटेरिया रखा जाता है, उसको भी नीचे करना पड़ गया था सिलेक्शन के लिए, इतना हार्ड पेपर आया था। उसके बाद अगर हम लोग अभी बात करें कि जो अभी हमारा 16/17 जो एग्ज़ाम हुआ एमसीडी का जो हुआ था, रिसेंट जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर भी साइकोलॉजी एकदम से बिल्कुल अलग तरीके की साइकोलॉजी दे दी, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो साइकोलॉजी का पोर्शन आप लोग समझ नहीं सकते हो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास जो भी हेल्प बुक हो, चाहे वो कोई सैम्पल पेपर हो चाहे कुछ भी हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। और पिछले पीआरटी के जितने 5-6 पेपर अगर आप लोगों को कहीं से भी कैसे भी अरेंज हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर्स को लेकर आप सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ये आप लोगों की तैयारी का तरीका हो जाएगा। फिर एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोग तैयारी जब करो तो मैक्सिमम जो आपके प्रैक्टिस पेपर है वो सॉल्व करो, और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते टाइम आप जो टाइम सेट करोगे वो टाइम सेट करोगे आप लोग 1.5 घंटे का। यानी कि एग्ज़ाम में आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं, आप यहाँ पर 1.5 घंटा अपने पास रखोगे। ठीक है, 1.5 घंटा रखने के बाद उसको उस स्पीड से सॉल्व करो। आप ये डिसाइड करो जब भी मतलब कि तैयारी करो या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो कि पहले 50 मिनट में आप लोगों को पहला पोर्शन सॉल्व कर देना है, किसी भी हालत में 2 घंटे के पेपर में पहले 50 मिनट में। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ हिंदी और जीके, ये 2 ऐसे पोर्शन है जिसमें देखो और आंसर लगाओ। इनमें आप लोगों को 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। हिंदी में जैसे मान लो कोई विलोम शब्द आया, दिन का विलोम शब्द क्या है, रात, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक देखना, रात पे टिक करनी है, दैट्स इट। ठीक है, ऐसे जीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए पूछ रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, सबको पता है अरविंद केजरीवाल, उसमें एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल, उसमें ना ज़्यादा पढ़ना ना ज़्यादा समझना, तो ये आपके टाइम सेविंग पोर्शंस बन जाते हैं। ठीक है, मैथ्स है उसमें टाइम लगता है, रीजनिंग है उसमें टाइम लगता है। आप लोग ये सब चीज़ें अपने पेपर के साथ करोगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग तुक्कों के सहारे कभी मत रहना, तुक्के कभी भी एग्ज़ाम में मत लगाना, क्योंकि जितना पेपर आपको आता है उतना करके छोड़ाओगे तो कम से कम आप श्योर होगे। आपने अगर 105 क्वेश्चन करें, 107 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, 50, 100 जो भी क्वेश्चन करें, आप लोग उनमें श्योर रहोगे कि हाँ मेरे इतने नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपने जहाँ तुक्के मार दिए तो समझ लीजिए आप लोगों के नंबर ज़रूर कम होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन पिछली वैकेंसीज में हो जाता है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी मतलब ज़्यादा भी नहीं तो मैं कम से कम 10-12 ऐसे लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, तो वो ये बता रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाता लेकिन हमने एक गलती करी। मैंने पूछा क्या,
कह रहे गलती ये करी कि जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो बाद में हमने तुक्के मारे और वो क्वेश्चंस गलत हो गए, उस गलत होने की वजह से हमारा सिलेक्शन रह गया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुक्के लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी सब्जेक्ट में आपने 15 क्वेश्चन करे, अब 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 के 15 आप लोगों के ठीक है, अब बचे 5 क्वेश्चन। अब ये सोचिए यार 5 क्वेश्चन, चलो तुक्का मारते हैं, तुक्का मारा, तुक्का मारने से उन 5 में से एक ठीक हो गया, आपके नंबर हो गए 16, लेकिन 4 क्वेश्चन हो गए गलत, तो गलत होने से एक नंबर कट गया, आपके नंबर रह गए वापस 15 के 15। अब आप हो गए यार 15 रह गए तो ठीक है, पहले भी 15 अब भी 15, क्या नुकसान हुआ? नुकसान मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा नुकसान हुआ आपके टाइम का। टाइम का कैसे नुकसान हुआ कि जब आपने वो 5 क्वेश्चन वापस से तुक्का मारने के लिए उठाए, तो आपने उन क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ने के बाद फिर उनमें से वापस 4 ऑप्शन को 4 बार पढ़ने के बाद फिर एक ऑप्शन को चुना, तो ऐसे करते करते 5-7 मिनट आपने वो वेस्ट कर दिए। 5-7 मिनट वेस्ट करने के बाद भी आपने 1 नंबर कमाया था, वो 1 नंबर भी गवा दिया, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 12 क्वेश्चन हमने सही करे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन जो थे उनमें तुक्का मारा, 8 के 8 गलत, 2 नंबर कट गए, 12 नंबर आने थे, आए 10 ही। अब नुकसान ये हुआ है, तो टाइम खराब हुआ, ऊपर से आपके 2 नंबर और कम हो गए। और आप लोगों को पता है कि जब सिलेक्शन जो होता है वो पॉइंटों पर सिलेक्शन होता है, पॉइंट की वजह से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और पॉइंट की वजह से ही सिलेक्शन रुक जाता है। हमारी तैयारी है ना उस लेवल की नहीं है, सच में बताता हूँ, मेरी भी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि हम लोग तुक्के को पहचान सके। तुक्का एक राइट आंसर पहचानने के लिए हमें बाकी के 3 मतलब कि पता होने चाहिए, कि बाकी के 3 के बारे में भी पता होना चाहिए, कि तब जाकर कहीं तुक्का लगता है। हमें पता होना चाहिए कि नहीं यार ये वाला आंसर तो उसका था, बी ऑप्शन उसका आंसर होता है, सी ऑप्शन उसका होता है, ये बचा ये आंसर होगा। हमें जब 3 आंसर जब पता होंगे तब हम कहीं एक तुक्का लगा पाएंगे, ठीक है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोगों से मैंने सुना भी है, काफ़ी लोगों से बात भी हुई है, काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी मुझे बताया कि उनके 90% तुक्के गलत रहे हैं, और इन तुक्कों की वजह से ही उनका सिलेक्शन होते होते रह गया। किसी का 2 नंबर से, किसी का 3 नंबर से, किसी का 4 नंबर से सिलेक्शन रह गया। और जिसका सोचिए 2-4 नंबर से सिलेक्शन रहा होगा तो वो अपने मन में क्या सोचता होगा कि काश मैंने अगर वो तुक्का नहीं मारा होता, ठीक है। तुक्का मारते हो, मान लीजिए 1 आधा नंबर अगर आपका बन भी जाता, लेकिन आपका टाइम कितना वेस्ट हो गया। वही टाइम अगर आप बचाकर अपने साइकोलॉजी वाले पोर्शन में लगाओगे, मैथ्स वाले पोर्शन में लगाओगे, रीजनिंग वाले पोर्शन में लगाओगे, तो एक क्वेश्चन और सही सॉल्व कर पाओगे। और एक सही क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो तुक्के से बचो और अपने आप को सही मतलब कि क्वेश्चंस की कैटेगरी में लाने पे रखो। सही क्वेश्चन करोगे, 110 सही कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा यार 110 के 110 सही है। मान लो 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, बाकी मेरे 109 नंबर पक्का रहेंगे। लेकिन आपने 110 सही करने के बाद 120 सही करने के बाद 80 गलत कर दिए, 200 क्वेश्चन में से 80 गलत कर दिए, तो अब आपको सोच लीजिए कि 4 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग आपके 20 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इतना नुकसान आप लोग उठाओ, ठीक है। तो जितने राइट क्वेश्चन है वही करो, राइट क्वेश्चन करे हुए तो आपको अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस रहेगा। सबसे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस पर ध्यान दो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मैंने ये देखा है, खुद का एक्सपीरियंस भी है कि जब मैंने मैथ्स की कोचिंग ली, मैथ्स के सवाल मुझे निकालने आ गए, रीजनिंग के सवाल मुझे निकालने आ गए, लेकिन टाइम ही नहीं रख पा रहा था, मैं टाइमिंग ही नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कम हुई। लेकिन फिर वही था कि मैंने तो लगभग पूरे 1 साल पूरा कोचिंग ली थी, तो वो प्रैक्टिस भी हो गई थी, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या चीज़ हुई कि क्वेश्चंस को नए नए तरीके से करना आने लगा मुझे। ऑप्शंस में ही मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही ऑप्शन में ही से समझ में आने लगा कि हाँ कौन सा आंसर हो सकता था। तो और क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने, ऑप्शंस के तरीके से सॉल्व करने, ये सब चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और फिर बात करते हैं लास्ट में एक बार फिर से साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी एक भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, पुराने पेपर ले लीजिए, इस तरह की कुछ चीज़ें ले लीजिए, आप लोग उनको पढ़िए, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके उतने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए और अपने माइंड को शांत रखिए। जितना शांत रखोगे, जितना पीसफुल माइंड रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छी स्टडी कर पाओगे और अच्छे से सिलेक्शन लाने वाली कैटेगरी में आ पाओगे। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। और इसी सीरीज़ में हम और भी कई वीडियोस बनाते रहेंगे, अगर ठीक रहेगा
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी को भेजें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल भी इसलिए ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या लाइक बन जाए ना। मेरी जॉब है, ठीक है, वहाँ से सैलरी आती है, वो ठीक है, इनफ है। ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको एडवाइस की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा था मुझे कि भाई हमें थोड़ा सा गाइड करो, तो सबको पर्सनली एक एक करके गाइड ना करके मैंने इस तरह की वीडियो बना ली है, उसको डाल देते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को फ़ायदा हो सकता है, तो उसको बेशक शेयर कर देना, लेकिन लाइक सब्सक्राइबर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।